जय हिंद दोस्तों आज हम लोग देखेंगे डेली साइंस टेस्ट का सेट नंबर 5 और इससे पहले 1, 2, 3, 4 हो चुका है। तो अभी तक वो नहीं देखें तो आप देख सकते हैं। इसमें वो सारे क्वेश्चंस करवाए जाते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर रेलवे एसएससी जहाँ साइंस के क्वेश्चन आते हैं, वो मतलब प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको इसमें करवाया जाता है। जितने भी वन लाइनर 20, 25 से ज़्यादा वन लाइनर नहीं होता है। तो आइए आज का सेट को हम लोग देखते हैं। सेट नंबर 5 वन लाइनर सवालों में से क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कि कैंडिला मात्रक है। तो कैंडिला किसका मात्रक है? तो कैंडिला मात्रक है किसका? ज्योति तीव्रता का। किसका है? ज्योति तीव्रता। इसको इंग्लिश में बोलेंगे ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्या बोलेंगे इसको? लुमिनस इंटेंसिटी बोलेंगे। लुमिनस इंटेंसिटी का जो मात्रक है वो क्या है भैया? लुमिनस इंटेंसिटी का मात्रक है हमारा कैंडेला। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या बोलता है? भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई है तो कितनी ऊंचाई है इसका? 36,000 किलोमीटर। कितना? 36,000 किलोमीटर इसका ऊंचाई है। कितना किलोमीटर ऊंचाई है? 36,000 किलोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों के पास है। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है वो किससे बना होता है? तो ये इसमें हमारा डाला रहता है अक्रिय गैस। क्या मेरे दोस्त? अक्रिय नहीं, बल्ब का जो फिलामेंट रहता है वो टंगस्टन का बना रहता है, लेकिन बल्ब के अंदर जो गैस भरा रहता है, आपको देखिए अगर बोलेगा फिलामेंट, आप देखेंगे तो ये मान लीजिए कि आपका बल्ब है, ये आपका बल्ब है, इसमें जो ये फिलामेंट रहता है यहाँ पे से, ये जो फिलामेंट ये हमारा रहता है टंगस्टन का, लेकिन इसके अंदर जो बोलेगा गैस भरा रहता है वो अक्रिय गैस रहता है, नियोन का रहता है अक्रिय गैस। ठीक है, नियोन का अक्रिय गैस किसमें भरा रहता है? तो बल्ब में। तो बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है वो किसका बना होता है भैया? वो बना होता है हमारा टंगस्टन का। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों के पास है कि सूर्य के ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य से जो हमारा ऊर्जा पृथ्वी पर आता है इसका क्या स्रोत है? तो इसका स्रोत है भैया न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या है इसका स्रोत? इसका स्रोत है न्यूक्लियर, एक सेकेंड, NUCLEIR, न्यूक्लियर फ्यूजन। FUSSI वो याद रखिएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन। और यही आपको बोलेगा कि सूर्य से ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो ये हमारा हो जाएगा न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी कि नाभिकीय संलयन इसका होता है हिंदी। लेकिन यहीं पे आपको बोल देगा कि जो परमाणु बम का सिद्धांत काम करता है, जो परमाणु बम का सिद्धांत काम करता है, परमाणु बम का, ये किस पर डिपेंड करता है? तो ये हमारा हो जाएगा न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं, ये हो जाएगा हमारा न्यूक्लियर फिजन। फ्यूजन और फिजन में आप याद रखिएगा NUCLEIR, न्यूक्लियर फिजन के सिद्धांत पर काम करता है हमारा हाइड्रोजन परमाणु बम, यानी कि एटॉमिक बम। और यही आपको पूछ दे कि हाइड्रोजन बम किस पर काम करता है? हाइड्रोजन बम। तो हाइड्रोजन बम के लिए हो जाएगा हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या हो जाएगा भैया? न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाएगा, NUCLEIR, न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन के सिद्धांत पर काम करता है हमारा हाइड्रोजन बम, और न्यूक्लियर फ्यूजन के सिद्धांत पर काम करता है हमारा परमाणु बम। जब दो नाभिक एक साथ, जब दो नाभिकों का मतलब मिल के कोई तीसरा, एक सेकेंड, जब दो नाभिक मिल के कोई तीसरा एलिमेंट बनाता है, तीसरा जैसे कि हाइड्रोजन का दो नाभिक मिलके आपका हीलियम नाभिक बना देता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं परमाणु, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। लेकिन अगर दो नाभिक, एक नाभिक टूट कर दो अलग अलग पार्ट में हो जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। तो यहाँ पे है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, तो क्या है? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? इसका हो जाएगा आंसर न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों के पास है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि रेडियो सक्रियता की माप की जाती है। कोई एलिमेंट रेडियो एक्टिव एलिमेंट है कि नहीं? रेडियो सक्रियता को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रेडियो एक्टिव। कोई भी एलिमेंट रेडियो एक्टिव एलिमेंट है या नहीं है, इसकी जांच हम लोग करते हैं गिगर मूलर काउंटर से। किससे? गिगर मूलर काउंटर से करते हैं, गिगर मूलर काउंटर से। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों के पास है। क्वेश्चन नंबर 6 में कि रॉकेट की गति आधारित है, कई बार एग्जाम आ चुके हैं। तो रॉकेट की जो गति है वो आधारित होता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। किस पर? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर जो है, संवेग संरक्षण के जो सिद्धांत पर आधारित है भैया, वो हमारा क्या है? रॉकेट। ठीक है,
संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों के पास है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि मूल रंग होते हैं, मूल रंग कहलाते हैं। रंग आप बहुत देखते हैं, वायोलेट हो जाएगा, इंडिगो हो जाएगा, वाइट हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, रेड हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, 7 कलर का रंग देखते हैं। लेकिन उनमें से आपको बोलता है मूल रंग जिससे अन्य सारे रंग को बनाए जाते हैं, तो वो कौन कौन से रंग हैं। तो आप इसका ट्रिक याद रखिएगा, न ह ल। क्या याद रखिएगा, न ह ल। बच्चा को नहलाता है ना, वही वाला न ह ल। न से आपका हो जाएगा, न से हो जाएगा आपका नीला, और ह से आपका हो जाएगा हरा, ह से हो जाएगा आपका हरा, और ल से हो जाएगा आपका लाल। ये 3 रंग जो होते हैं ये हमारा होते हैं प्राथमिक रंग यानी कि मूल रंग। तो नीला, हरा और लाल रंग जो होते हैं ये हमारा होते हैं मूल रंग। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या कहता है कि सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है। ये जो सेक्सटेंट है इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो ऊंचाई को नापने के लिए हम लोग सेक्सटेंट का प्रयोग करते हैं। किसको, ऊंचाई को नापने के लिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों के पास है कि निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। किसी भी इंसान को अगर निकट की वस्तु दिखता हो और दूर की वस्तु नहीं दिखता हो तो इसे हम लोग बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे इसको मायोपिया। क्या बोलेंगे इसको हम लोग इंग्लिश में, मायोपिया। और इसका हम लोग निवारण करते हैं अवतल लेंस के द्वारा। किसके द्वारा, अवतल लेंस के द्वारा। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कनकेव लेंस। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, कनकेव लेंस बोलते हैं। देखिए इसको सबसे सिंपल तरीका क्या है याद करने का, निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है तो अवतल लेंस से, और दूर दृष्टि दोष को दूर किया जाता है उत्तल लेंस से। अब देखिए निकट में देखिए यहाँ पे 3 को आपको दिख रहा होगा, निकट 3, और अवतल में देखिए अवतल मतलब कि 4 आपको दिख रहा है, और निकट में आपको कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है। तो यहाँ से 3 रहेगा तो यहाँ 4 कर देना है। अगर यही आपको बोल देगा कि दूर दृष्टि दोष को निवारण करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं, तो दूर में देखिए दूर यानी कि 2 हो जा रहा है, तो इसको दूर करने के लिए हम लोग उपयोग करेंगे उत्तल लेंस का। किसका, उत्तल। इधर रहेगा 2 तो इधर कर देना है 3, और अगर इधर रहा 3 तो इधर कर देना है 4। तो निकट दृष्टि दोष का निवारण किया जाता है अवतल लेंस द्वारा, और दूर दृष्टि दोष का निवारण किया जाता है उत्तल लेंस के द्वारा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोगों के पास है, देखिए तुरंत आ गया कि दीर्घ दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि दीर्घ दृष्टि दोष यानी कि दूर की वस्तु जिसको दिखाई देता है और निकट की वस्तु जिसको दिखाई नहीं देता है, उस दोष को हम लोग किस लेंस का प्रयोग करके सही कर सकते हैं, तो उसको हम लोग सही कर सकते हैं दोस्तों उत्तल लेंस के प्रयोग करके। किसका, उत्तल लेंस का प्रयोग करके। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आप किसी को छोड़ नहीं सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोगों के पास क्या है, अभी आपको बताएं कि जो सूर्य से हम लोगों के पास ऊर्जा आता है वो नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा आता है। मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन के सिद्धांत पर उससे ऊर्जा बनता है और हम लोगों के पास आता है। और आपको वहाँ पे वो भी बताएं कि परमाणु बम का जो सिद्धांत काम करता है वो कौन सा सिद्धांत पर काम करता है, तो ये काम करता है नाभिकीय विखंडन का। 2 नाभिक एक नाभिक जो है सो टूट कर 2 अलग अलग नाभिकों में चल जाते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, नाभिकीय विखंडन। तो परमाणु बम का जो सिद्धांत आधारित है वो किस पर है भैया, तो ये हमारा आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। किस पर, नाभिकीय विखंडन पर, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन पर। NUCLEIR न्यूक्लियर फ्यूजन पर। FISSION होगा यहाँ पे अगर U लगा देंगे इसको हटा के तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन बम का सिद्धांत। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा भैया, U जो है यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ हमारा होगा फ्यूजन यानी कि नाभिकीय विखंडन पर। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोगों के पास क्या है कि बिजली के बल्ब में मुख्यतः प्रयोग होता है। बिजली के बल्ब में मुख्यतः प्रयोग क्या होता है, बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है उसमें हम लोग टंगस्टन का प्रयोग करते हैं, टंगस्टन धातु का। लेकिन बोलेगा कि बिजली के बल्ब में मुख्यतः क्या प्रयोग किया जाता है, तो उसमें आपको टंगस्टन नहीं बोलना है, उसमें कौन सा गैस भरा जाता है वो आपको बोलना है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा अक्रिय गैस यानी कि नोबल गैस। क्या बोलते हैं भैया हम लोग इसको, नोबल गैस बोलते हैं। नोबल गैस का प्रयोग किया जाता है। नोबल गैस में भी कौन सा भैया, तो इसमें नियोन का प्रयोग किया जाता है। किसका, नियोन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 13 हम लोगों के पास है, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि इस तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो को आप स्किप ना करें और रेगुलर बेसिस पर देख सकें। ये क्वेश्चन हमारा था, क्वेश्चन नंबर था ये हमारा 12। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोगों के पास है कि ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। तो ध्वनि का वेग देखिए भैया सबसे अधिक हो जाएगा किस में, तो इसका हो जाएगा सबसे अधिक ठोस में। किस में भैया, इसका हो जाएगा सबसे अधिक ठोस में। और इसी तरह आपको बोल देगा कि ध्वनि का वेग सबसे कम किस में होता है, तो वो होता है हवा में। मतलब जैसे जैसे देखिए पहले बोला ठोस, तो इस देखिए टायर पूरा सघन है, उसके बाद आपको बोलेगा पानी, तो इससे थोड़ा सा कम सघन पानी है। और यही आपको बोल देगा हवा, तो हवा तो पूरा विरल हो जाता है। तो विरल माध्यम में जो ध्वनि का चाल है वो घटता है, और सघन माध्यम में ध्वनि का चाल क्या होता है भैया, बढ़ता है। इसको आप याद रखिएगा। तो ध्वनि का वेग अगर बोलेगा सर्वाधिक किसमें होगा, तो वो हमारा हो जाएगा किसमें, ठोस में होगा। किसमें होगा, ठोस में होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोगों के पास है, ध्वनि की गति धीमी होती है। अभी आपको बोले ना कि ध्वनि का गति तेज किस में होता है, तो वो होता है हमारा ठोस में, लेकिन ध्वनि का गति धीमी होती है तो ये हमारा होता है किसमें भैया, ये हमारा होता है हवा में, यानी कि किसमें, एयर में। आपके अभी आपको क्या बोले, सघन माध्यम का अगर बात किया जाए तो वहाँ पे ध्वनि का वेग हो जाएगा सर्वाधिक। और यही अगर विरल माध्यम का बात किया जाए, मतलब कि रेयर मीडियम का बात किया जाए, विरल को हिंदी में विरल को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रेयर, और सघन को बोलते हैं डेंसर, ठीक है। तो विरल माध्यम में ध्वनि का चाल क्या होता है भैया, घटता है, और सघन माध्यम में ध्वनि का चाल बढ़ता है। आप इसका प्रैक्टिस करके देखिएगा। अगर कहीं कोई लोहा का धातु में लोग मारते हैं एक बार हथौड़ी, तो कितना तेज तक, मतलब कितना दूर तक आवाज आता है। तो आप जानते हैं कि ध्वनि का जो वेग होता है वो ठोस में ज़्यादा होता है और विरल में कम होता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोगों के पास है कि ऊर्जा का SI मात्रक क्या है। ऊर्जा का SI मात्रक क्या है भैया, तो ऊर्जा का जो SI मात्रक होता है ये हमारा होता है जूल। क्या होता है भैया, ये हमारा होता है जूल। और यहीं से आपको पूछ लिया जाता है कि ऊर्जा का जो हमारा होता है डायमेंशनल फार्मूला, इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो क्या होता है, रेलवे में खूब बार पूछा गया है। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है mL2T-2। क्या होता है भैया, mL2T-2 होता है इसका डायमेंशनल फार्मूला। ये आप याद रखिएगा किसका, तो ऊर्जा का, ठीक है। और ये हुआ आपका ऊर्जा का SI मात्रक। और यही एक सेकेंड, और हाँ, और यही मात्रक होता है कार्य का भी, किसका, वर्क का भी यही मात्रक होता है mL2T-2। और यही आपको यहाँ से पूछ देगा कि शक्ति का मात्रक क्या होता है, किसका मात्रक, यानी कि शक्ति का मात्रक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पावर। और पावर का मात्रक क्या होता है, तो पावर का मात्रक होता है भैया, इसका मात्रक में देखिए, इसका डायमेंशनल फार्मूला पूछ देगा। इसका जो होता है यूनिट वो होता है हमारा वाट। क्या होता है, वाट। लेकिन यही इसका पूछ देगा कि डायमेंशनल फार्मूला बताओ, इसका पूछेगा क्या, डायमेंशनल फार्मूला बताओ। तो डायमेंशनल फार्मूला इसका हो जाएगा mL2T-3। यहाँ पे देखिए T-2 है और यहाँ पे T-3 है। अगर T जो है तो टाइम में अगर यहाँ -2 पावर है और इसमें से एक पावर और घटा देंगे तो -3 पावर होगा। तो ये हमारा हो जाएगा ऊर्जा का, ये हमारा हो जाएगा पावर का SI यूनिट, मतलब कि डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है, तो अभी आपको बताएं, हाइड्रोजन बम परमाणु बम और सूर्य से आने वाली ऊर्जा का मेन स्रोत क्या है, किस प्रक्रिया द्वारा आता है, तो सूर्य द्वारा। और हाइड्रोजन बम का सूर्य द्वारा जो पृथ्वी पर लाइट आता है, पृथ्वी पर जो ऊर्जा आता है सो, और हाइड्रोजन बम का जो सिद्धांत होता है सो, ये दोनों हमारा किस पर डिपेंड करता है, तो नाभिकीय संलयन पर, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन पर। इसमें क्या होता है, दो अलग अलग नाभिक मिलके एक नया नाभिक बनाता है। तो ये हमारा काम करता है हाइड्रोजन बम का सिद्धांत, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है कि जल का शुद्धतम रूप है। जल का शुद्धतम रूप क्या है भैया,
तो जल का सर्वाधिक शुद्धतम रूप हमारा होता है वर्षा का जल। आप कहोगे भैया वर्षा का जल शुद्धतम रूप होता है, लेकिन उसको लोग पीते हैं क्यों नहीं? जहाँ से वर्षा स्टार्ट होती है वहाँ का जल शुद्ध होता है, लेकिन हमारे वायुमंडल में CO2, SO2, NO2 दुनिया भर का गैस भरा हुआ है, तो पानी को आते 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 ये सब गैस देता है उसको पॉल्यूट कर, और पृथ्वी पर उसका शुद्ध रूप नहीं आ पाता है। लेकिन जल का जो सर्वाधिक रूप है वो वर्षा का जल इसलिए माना जाता है, इसको ऊपर में माना जाता है। धरती पर कहोगे तो यहाँ पे इसका पॉल्यूटेड हो जाता है, क्योंकि अभी का जो एयर है उसमें बहुत सारा अलग अलग तरह के विषैले गैस हैं, जिसकी वजह से वर्षा के जल को क्या कर देते हैं भैया, पॉल्यूट कर देते हैं। लेकिन आपको आंसर मानना है वर्षा का जल क्या है, सर्वाधिक शुद्ध है। ठीक है, क्वेश्चन जब इस तरह से आएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोगों के पास क्या है भैया, क्वेश्चन नंबर 18 है दाढ़ी बनाने तथा आँख कान नाक की जांच में प्रयोग होता है। तो यहाँ पे देखिए आँख कान नाक कुछ बोलेगा आपको इसमें प्रयोग करना है अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण का, यानी कि कनकेव मिरर का। इसको आप एकदम याद कर लीजिए, कनकेव मिरर का इसमें उपयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, कनकेव मिरर का। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोगों के पास क्या है भैया, क्वेश्चन नंबर 19 हम लोगों के पास है कि नाभिकीय विखंडन में प्रयोग होता है। नाभिकीय विखंडन में क्या प्रयोग होता है भैया, तो यूरेनियम 92-235 प्रयोग होता है। यूरेनियम 92, यूरेनियम एक सेकंड, अबे हटो, तुम डिलीट हो जाओ। यूरेनियम 92-235 का भैया प्रयोग होता है हमारा, किसमें प्रयोग होता है, तो नाभिकीय विखंडन में प्रयोग होता है। इसमें जैसे नाभिकीय विखंडन करने के लिए आखिर कुछ चीज़ तो चाहिए उसको, तो वही यूरेनियम 92-235 का हम लोग प्रयोग करते हैं नाभिकीय विखंडन में। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर देखते हैं हम लोग। तो बोलता है चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का होता है। तो पृथ्वी के मान का होता है भैया 1/6 गुना। कितना होता है भैया हमारा, 1/6 गुना होता है चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण, 1/6 वर्ग। मतलब अगर पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण 6 है, तो ये अगर ये हमारा पृथ्वी पर 6 है, पृथ्वी पर कितना भैया हमारा 6 है, तो यही चीज़ हमारा चंद्रमा पर कितना हो जाएगा, चंद्रमा पर यही चीज़ हमारा हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा भैया, चंद्रमा पर जाके यही हमारा हो जाएगा कितना, 1 हो जाएगा। तो वही 1/6 हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु है। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 20, ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है कि द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन है। तो ये हमारा हो जाएगा भैया Hg, जिसको हम लोग बोलते हैं पारा, और इसी को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में मरकरी। इसी को हम लोग बोलते हैं मरकरी, और इसी का एटॉमिक नंबर होता है 80। कितना, 80। और यही हमारा होता है द्रव अवस्था में पाया जाने वाला, यानी कि लिक्विड अवस्था में पाया जाने वाला क्या है भैया, हमारा ये धातु है। ठीक है, और आपको यही पूछेगा कि थर्मामीटर में किसका प्रयोग करते हैं, किसमें भैया, थर्मामीटर में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो वहाँ तुरंत मारेंगे आप कि पारा का प्रयोग करते हैं। अब थर्मामीटर से कोई बात जुड़ा तो तुरंत आपको बोलेगा कि मानव शरीर का जो तापमान होता है, मानव शरीर का जो तापमान होता है वो कितना होता है, तो उसका हो जाएगा आपका 37 डिग्री सेल्सियस से ही आपको पूछ देगा फ़ारेनहाइट में, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आप बोलेंगे। ठीक है, इतना आपका हो जाएगा। और यही आपको इससे और तो रिलेटेड क्वेश्चन कुछ बन नहीं रहा है। इसमें एक फार्मूला आप याद रखिएगा, C/5 = F - 32/9। क्या, C/5 = F - 32/9। अगर कोई डाटा आपको सेल्सियस में, यहाँ पे C का मतलब हो जाएगा हमारा सेल्सियस। क्या हो जाएगा भैया, C का मतलब यहाँ पे हो जाएगा सेल्सियस, और F का मतलब हो जाएगा फ़ारेनहाइट। क्या हो जाएगा भैया, फ़ारेनहाइट हो जाएगा। तो यहाँ से आप ये चीज़ याद रख सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 में है कि सुराही का पानी
ठंडा क्यों होता है? सुराही का पानी जो आपका मिट्टी का जो बना रहता है घड़ा ना, इसको हम लोग बोलते हैं सुराही का पानी, ठीक है, सुराही। तो सुराही का पानी ठंडा क्यों होता है भैया? तो वो हमारा होता है वाष्पीकरण के कारण, यानी कि वेपोराइजेशन के कारण। किसी कारण? वेपोराइजेशन के कारण। इसमें होता क्या है, आपको ये बात पता होना चाहिए कि गर्म चीज़ें जो होती है वो ऊपर उठ जाती है और ठंडी चीज़ें क्या होती है भैया, नीचे बैठ जाती है। तो जब इस सुराही में पानी को डाला रहता है, एक सेकंड आपको मैं पेन चेंज कर दिखाता हूँ। जब ये सुराही में देखो भैया पानी डाला रहता है, ठीक है, पानी ये डाला रहता है और गर्मी दबा के बाहर की ओर है, गर्मी क्या है, बाहर की ओर दबा के, तो इसका जो पानी गर्म होता है, सुराही का जो पानी गर्म होता है ना, वो पानी उड़ के चला जाता है ऊपर। कहाँ चला जाता है? उड़ के ऊपर। लेकिन ठंडा, आपको बोले कि गर्म चीज़ उड़ के ऊपर होता है और ठंडा चीज़ ठंडा चीज़ क्या होता है? नीचे होता है। तो इसका गर्म भाग चला जाता है ऊपर और ठंडा भाग आ जाता है नीचे। तो इसी तरह से ठंडा भाग हमारा हो गया सुराही के ऊपर, यानी कि घड़ा के ऊपर। तो घड़ा का पानी ठंडा कैसे हो जाता है? तो वाष्पीकरण के कारण होता है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इस तरह से आपका टोटल 22 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे रोज के वीडियो को देखने के लिए।